Like, comment, and subscribe. Subscribe to my channel. एक स्टिंग से पता चला है कि डॉक्टर और दवा बनाने वाली कंपनियां मिलके आम जनता को लूट रही हैं और आम जनता के सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। 4 रुपए जिस दवाई की लागत है वो 120 रुपए में बेचा जा रहा है। मूल कारण क्योंकि हमने एमआरपी का फॉर्मूला आज तक डिफाइन ही नहीं किया। एमआरपी क्या होगी ये हमने जो दवा बनाने वाली कंपनी है या सामान बनाने वाली कंपनी है उसके ऊपर छोड़ दिया है। सरकार ने आज तक कोई फार्मूला निर्धारित नहीं किया कि जो लागत होगी उससे कितना गुना ज़्यादा मैक्सिमम रिटेल प्राइस होगी। तो जिसको जो मन करता है, लागत 1 रुपये है बेच रहे हैं 1000 में, लागत 2 रुपये है बेच रहे हैं 2000 रुपये में, लागत 3 रुपये है लिख दिया एमआरपी 3000। कोई उनके ऊपर कंट्रोल नहीं, सरकार का कोई कंट्रोल ही नहीं। और ये जो दवा बनाने वाली कंपनियां हैं वो तो गजब का खेल कर रही है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं, हमारी चिकित्सा व्यवस्था आज भी फार्मा कंपनियां चला रही हैं। हमारी चिकित्सा व्यवस्था की नीतियां, उनकी पॉलिसीज ड्रग बनाने वाली कंपनियां, फार्मा कंपनियां और वो विदेशी चिकित्सा व्यवस्था की लॉबी डिसाइड कर रही है। आज तक हमने एमआरपी क्या होगा उसका फार्मूला तय नहीं किया। 75 साल बीत चुके हैं आज़ादी के, आज भी हम अपने मेडिकल के कोर्स में चरक को नहीं पढ़ा रहे, मेडिकल के कोर्स में सुश्रुत को नहीं पढ़ा रहे, मेडिकल के कोर्स में वाग्भट जी को नहीं पढ़ा रहे, मेडिकल के कोर्स में सारंगधर जी को नहीं पढ़ा रहे, मेडिकल के कोर्स में भाव प्रकाश जी को नहीं पढ़ा रहे। आज भी हम अपने मेडिकल के कोर्स में अष्टांग योग नहीं पढ़ा रहे। यम नियम का पालन करने से क्या फ़ायदा होता हम पढ़ा ही नहीं रहे। कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और भारतीय चिकित्सा व्यवस्था, भारतीय चिकित्सा योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी प्रिवेंशन करती है, बीमारी को आने से रोकती है। लेकिन हमारी भारतीय चिकित्सा व्यवस्था के साथ आज भी सौतेला व्यवहार हो रहा है। वहीं विदेशी चिकित्सा जिसमें एक बीमारी का इलाज करो तो वो तो ठीक होती, 3 और नई बीमारियां हो जाती हैं, वो आज भी प्रमोट की जा रही हैं। और भारतीय चिकित्सा व्यवस्था जिसमें एक बीमारी का इलाज करो तो 3 बीमारियां अपने आप ही ठीक हो जाती हैं, वो आज भी एक तरीके से सेकेंडरी हो रखी है। उसके साथ आज भी सौतेला व्यवहार हो रहा है। आज भी डॉक्टर का मतलब जो विदेशी दवाइयां दे, डॉक्टर का मतलब जो सिंथेटिक ड्रग दे, डॉक्टर का मतलब योग सिखाए, आयुर्वेद सिखाए, नेचुरोपैथी सिखाए, उसको हम डॉक्टर नहीं मानते। जो सरकारी वैकेंसियां हैं पूरी तरीके से विदेशी चिकित्सा के लिए खुली हुई है। भारतीय चिकित्सा उसमें 50% भी डॉक्टर भारतीय चिकित्सा के नहीं है। सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में भोजन करना चाहिए, किस ऋतु में क्या भोजन करना चाहिए हम स्कूलों में पढ़ा ही नहीं रहे। अच्छा, सबसे बड़ा खेल तो डिग्री के ऊपर है। जो दांतों का डॉक्टर उसको कहते हैं बीडीएस, जो आयुर्वेद का डॉक्टर उसको कहते हैं बीएमएस, जो होम्योपैथी का डॉक्टर उसको कहते हैं बीएचएमएस। लेकिन जो सिंथेटिक ड्रग बेचता है, सिंथेटिक दवाइयाँ देता है, उसको हम बीएमबीएस नहीं कहते, उसको हम एमबीबीएस कहते हैं। क्यों भैया? अगर दांतों वाला बीडीएस हो सकता है, आयुर्वेद वाला बीएमएस हो सकता है, होम्योपैथ वाला बीएचएमएस हो सकता है, तो सिंथेटिक ड्रग देने वाला बीएमबीएस क्यों नहीं होना चाहिए? उसका नाम एमबीबीएस क्यों होना चाहिए? लॉ के कोर्स में फर्स्ट ईयर सबका कॉमन होता है, इंजीनियरिंग के कोर्स में फर्स्ट ईयर सबका कॉमन होता है, मेडिकल के कोर्स में फर्स्ट ईयर सबका कॉमन होता है। तो मेडिकल के कोर्स में फर्स्ट ईयर सबका कॉमन क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं हम बीएचएमएस, बीएएमएस, एमबीबीएस जो भी मेडिकल के कोर्स हैं अलग अलग, उसमें फर्स्ट ईयर सबके लिए कॉमन कर दें कि फर्स्ट ईयर में केवल और केवल आपको भारतीय चिकित्सा पढ़ना है। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में जैसे आप इंजीनियरिंग करते हैं, चाहे आप सिविल से करिए, मैकेनिकल से करिए, इलेक्ट्रॉनिक्स से करिए, कंप्यूटर साइंस करिए, किसी से इंजीनियरिंग करिए, चाहे आईआईटी से करिए, चाहे एनआईटी से करिए, फर्स्ट ईयर आपका कॉमन होगा। सेकंड ईयर से आप स्पेशलाइज्ड फील्ड में जाते हैं। वैसे मेडिकल के कोर्स में हम क्यों नहीं कर रहे, कॉमन कर देते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी योजना है आयुष्मान भारत, नाम है उसका आयुष्मान, आयुष है ही नहीं उसमें, वो केवल और केवल विदेशी जो सिंथेटिक ड्रग है उन पर ही लागू होती है।
मतलब जो सिंथेटिक ड्रग से इलाज करेगा उस पर आयुष्मान कार्ड चलेगा। जो योग के जरिए इलाज करे, नेचुरोपैथिक जरिए इलाज करे, आयुर्वेद के जरिए इलाज करे, वहाँ आपका आयुष्मान कार्ड चलेगा नहीं। और आयुष्मान कार्ड में तो गजब है, ऐसे लगता है जनसंख्या विस्फोट को प्रमोट करने के लिए बनाया गया। अगर आपके परिवार में 6 लोग से ज़्यादा हैं तब आयुष्मान कार्ड बनेगा, 6 आदमी से कम है तो आपको आयुष्मान योजना मिलेगी नहीं। तो एक तरीके से आयुष्मान योजना के जरिए ये भी प्रमोट किया जा रहा है कि जनसंख्या बढ़ाओ तब आपको आयुष्मान भारत योजना मिलेगी। एक बात मैं कहीं पहले भी कई बार कह चुका हूं, 50% बीमारियां खत्म की जा सकती हैं केवल और केवल अगर हम शिक्षा में अपने भारतीय चिकित्सा को शामिल कर लें। पहले स्कूलों में पीटी कराई जाती थी, बंद हो गई क्योंकि बच्चे फिट रहते थे। अब पीटी नहीं करेंगे, स्वाभाविक सी बात है बीमार होंगे तो दवा कंपनियों का कारोबार बढ़ेगा। पहले योग आयुर्वेद या योग अनिवार्य था स्कूलों में, वो हमने बंद करा दिया। फिजिकल एजुकेशन बहुत हद तक कम करा दिया हमने, जो फिजिकल एक्टिविटी थी बहुत हद तक कम करा दिया। ले दे के फोकस किस पे हो गया, लैंग्वेज पे हो गया, कंप्यूटर के ऊपर फोकस हो गया, बाकी चीज़ों पे फोकस हो गया, तो बीमारियां बढ़ रही हैं। अल्टीमेटली सिंथेटिक ड्रग बनाने वाली कंपनियां यही चाहती हैं। भाई दवा बनाने वाली कंपनी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमार हों, और हमारी चिकित्सा व्यवस्था और हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमार हो रहे हैं। उनको पता ही नहीं है क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, किस मौसम में क्या खाना चाहिए, किस मौसम में क्या नहीं खाना चाहिए, कुछ पता ही नहीं। कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, योग के क्या फ़ायदे हैं, क्या नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। नहीं पता है तो बीमार हो रहे हैं, और हमारी दवा बनाने वाली कंपनियां यही चाहती हैं कि बीमार हों, ज़्यादा से ज़्यादा उनका कारोबार बढ़े। और एक बात और, ये जो मेडिकल शिक्षा है जिसमें 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए लग रहा है, ये वसूला किससे जाएगा? अल्टीमेटली आम जनता से। अगर कोई लड़का 1 करोड़ रुपए दे के MBBS बनेगा, 2-3 करोड़ रुपए खर्च करके MD बनेगा, तो आपको क्या लगता है वो घर से पैसा जो लगाया है उसको वसूलेगा? नहीं वसूलेगा। अगर वसूलेगा तो क्या करेगा? वो दवा कंपनियों का एजेंट बन जाएगा। और आज की डेट में यही हो रहा है। खास तौर पे सिंथेटिक ड्रग के मामले में जो डॉक्टर्स हैं वो दवा कंपनियों के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। जैसे हथियार बनाने वाली कंपनियां तो अपने सेल्स के आदमी रखती हैं, बाकी और जो कंपनियां होती हैं उनके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जो मेडिकल में है उसमें सेल्स रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़े सेल्स रिप्रेजेंटेटिव उनके डॉक्टर हैं। और अब तो डॉक्टरों का कमीशन भी हो चुका है कि भाई हम तुम्हारी दवाई जो 3 रुपए की है, हम इसको 300 रुपये में बेचेंगे, लेकिन इतना % हम भी लेंगे। और आज की डेट में अगर आप ठीक से प्रॉपर्टी आधार से लिंक हो जाए ना, तो पता चलेगा जिसको आप भगवान मानते हैं वो सबसे बड़ा काला कारोबार कर रहे हैं। एक मैं डॉक्टरों को जानता हूँ जो 50-50 करोड़ के मालिक बन चुके हैं, 60-60 करोड़ के मालिक बन चुके हैं। भारत में शिक्षा, चिकित्सा और न्याय व्यवस्था ये दुनिया की सर्वोत्तम थी, और शिक्षा, चिकित्सा, न्याय व्यवस्था सेवा के आधार पे थी। शिक्षा, चिकित्सा, न्याय व्यवस्था में बहुत पैसा नहीं था। पहले प्राचीन काल में, आज के 1500-2000 साल पहले, जो शिक्षक था वो सबसे गरीब होता था, सबसे कम पैसे वाला होता था। जो पंच परमेश्वर का काम करते थे, मुखिया का काम करते थे, वो सबसे गरीब होते थे, उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता था। और जो वैद्य का काम करते थे वो सबसे गरीब होते थे। और आज की डेट में सबसे ज़्यादा पैसे वाले 3 कैटेगरी के लोग हैं। शिक्षक जो बड़ी बड़ी कोचिंगें चला रहे हैं, 2-2 हज़ार करोड़, 3-3 हज़ार करोड़। अब तो मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे लोग सिखा के 10-10 हज़ार करोड़ के मालिक बन चुके हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल धंधा क्या हो गया है? शिक्षा, चिकित्सा, न्याय व्यवस्था। वकील 50-50 करोड़ रुपए टैक्स दे रहे हैं, साल में 200 करोड़ 300 करोड़ कमा रहे हैं। इतना तो व्हाइट में कमा रहे हैं, बाकी ब्लैक में कितना ले रहे होंगे भगवान जाने। वही हाल चिकित्सकों का है। हमारे देश में प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर कहा तो जाता है, लेकिन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर के हिसाब से हमने शिक्षा व्यवस्था को स्थापित नहीं किया, चिकित्सा व्यवस्था को स्थापित नहीं किया। हम हॉस्पिटल की संख्या बढ़ा रहे हैं, लेकिन एजुकेशन सिस्टम को ठीक नहीं कर रहे हैं कि लोग बीमारी ना हो। हम डॉक्टरों की संख्या बढ़ा रहे हैं, लेकिन एजुकेशन सिस्टम को ठीक नहीं कर रहे हैं कि लोग बीमारी ना हो। हम मेडिसिटी बना रहे हैं, भैया ठीक है, ये 1 किलोमीटर दूर तक केवल हॉस्पिटल ही हॉस्पिटल। तो एक तरीके से हम दुनिया के सबसे ज़्यादा बीमार भारत में पैदा कर रहे हैं। और ये कड़वी सच्चाई भी है। दुनिया के सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के रोगी कहाँ हैं? भारत में। दुनिया में सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल के रोगी कहाँ हैं? भारत में। दुनिया में सबसे ज़्यादा मोटापे के रोगी कहाँ हैं? भारत में। दुनिया में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक कहाँ हो रहा है? भारत में। अगर आप बीमारी वाइज देखिए तो दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड हम ही बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ना हमने शिक्षा व्यवस्था ठीक से किया, ना हमने चिकित्सा व्यवस्था ठीक किया। शिक्षा व्यवस्था को शिक्षा माफिया चला रहे हैं, चिकित्सा व्यवस्था को फार्मा माफिया चला रहे हैं। और शिक्षा माफिया चाहते हैं
कि उन सरकारी स्कूल में कोई ना पढ़े, लोग उनके यहाँ कोचिंग आके करें। ऐसे फार्मा माफिया चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमार हों, पेट में पैदा रहने से ही उनको इंजेक्शन लगना शुरू हो जाए और पेट से बाहर आने तक उनको वैक्सीन के नाम पे, फलाने के नाम पे, ढकाने के नाम पे, मतलब जब तक बच्चा पेट में है कम से कम 4 इंजेक्शन 5 इंजेक्शन लग चुका होता है। पेट में बाहर आता है, जब तक उसका पहला जन्मदिन मनाया जाता है तब तक उसको 8-10 टीके लग चुके होते हैं। हमारे देश में ये व्यवस्था नहीं थी। हमारे देश में पहले जितने बड़े बड़े पहलवान पैदा हुए वो कोई टीका लगवा के नहीं पैदा हुए, वैक्सीन लेके नहीं पैदा हुए, वो दवाई खा के नहीं पैदा हुए। चूँकि हमारी शिक्षा और चिकित्सा माफियाओं के हाथ में चली गई है, इसलिए लोग मर रहे हैं, इसलिए लोग परेशान हैं, इसलिए लोग बीमार हैं। दुर्भाग्यवश आम जनता इस पर नहीं बोल रही है, इसलिए व्यवस्था माफिया चलाते जा रहे हैं। Like, comment, and subscribe. Subscribe to my channel.